हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स को जानेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इस 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूरे बुक को कवर किया है, पूरे चैप्टर्स को कवर किया है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो इसके अंदर ही होने वाला है, तो आप इसे अंत तक देखें। आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिवीजन कर ले, एग्जाम से पहले जरूर देख ले। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आएंगे, आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इस 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स को, जिसका आंसर कम से कम एक वर्ड, एक शब्द में होना चाहिए, या अधिक से अधिक आप एक लाइन में, 2 लाइन में दे सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है प्रबंध कला है या विज्ञान या दोनों। इसका आंसर होगा प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध का पहला कार्य कौन है। आंसर होगा प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है, क्योंकि प्रबंध के 5 कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य नियोजन है, दूसरा कार्य संगठन है, तीसरा कार्य नियुक्तिकरण है, चौथा कार्य निर्देशन है और 5वां कार्य नियंत्रण है। ये जो 5वां कार्य है नियंत्रण, उसे अंतिम कार्य कहा जाता है, इससे संबंधित ही हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध का अंतिम कार्य कौन है। आंसर होगा प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध से क्या आशय है। आंसर है प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की एक कला है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की एक कला है और जो व्यक्ति यह कार्य कराता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध के कितने स्तर हैं। तो प्रबंध के 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध के स्तरों का नाम बताइए। इससे पहले के क्वेश्चन में था प्रबंध के कितने स्तर हैं, जिसमें हमने जाना कि प्रबंध के 3 स्तर हैं। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है कि प्रबंध के जो 3 स्तर हैं उनके नाम बताना है। प्रबंध के 3 स्तर के नाम है उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यवेक्षक प्रबंध के किस स्तर में शामिल होते हैं। आंसर है पर्यवेक्षक प्रबंध के निम्न स्तर में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्तरीय प्रबंधकों द्वारा संगठन के उद्देश्यों, योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है। आंसर है उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा संगठन के उद्देश्यों, योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इस स्तर में ही संगठन के संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार ये शीर्ष प्रबंधक ही संगठन के उद्देश्यों, योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध के स्तर का आकार कैसा होता है। तो आंसर होगा प्रबंध के स्तर का आकार पिरामिड के आकार का होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे के स्तर की ओर चलते हैं, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है और आकार पिरामिड की तरह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे प्रबंध का सार कहा जाता है। तो समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है, क्योंकि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है और समन्वय के बिना प्रबंध के कार्य संभव नहीं है, इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध की कोई 2 विशेषताएं बताइए। आंसर है प्रबंध की 2 विशेषता, जिसमें पहला है प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है, क्योंकि किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए ही प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। और दूसरा है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत जो 5 कार्य किए जाते हैं उसे कोई अकेला व्यक्ति कितना भी योग्य एवं कुशल क्यों न हो अकेले नहीं कर सकता है। तो प्रबंध के कार्यों को करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। 12वां है, सामान्य प्रबंध के पिता किसे माना जाता है। तो आंसर होगा सामान्य प्रबंध के पिता हेनरी फ्योल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध के कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो प्रबंध के कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे हेनरी फ्योल जी। क्वेश्चन नंबर 14, हेनरी फ्योल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे माना जाता है। आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता F.W. टेलर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, F.W. टेलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आंसर है F.W. टेलर का जन्म 1856 ईस्वी में USA यानी कि अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा। आंसर है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक
के लेखक है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जी ने ही यह पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई एवं किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर होगा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक 1916 में प्रकाशित की गई और यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेनरी फ्योल की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा हेनरी फ्योल की मृत्यु 1925 में हुई। उस समय वे एक फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग के संगठन संबंधी अनुसंधान कर रहे थे। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वे किस कंपनी में कार्यरत थे? तब वे एक फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग के संगठन संबंधी अनुसंधान कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवसायिक वातावरण के कितने प्रकार हैं और कौन कौन? आंसर होगा व्यवसायिक वातावरण के 2 प्रकार हैं। पहला है आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। क्वेश्चन नंबर 27, नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई? आंसर होगा नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 में घोषित हुई। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध का प्राथमिक एवं प्रमुख कार्य कौन है? आंसर है प्रबंध का प्राथमिक एवं प्रमुख कार्य नियोजन है। क्वेश्चन नंबर 29, नियोजन क्या है? आंसर है किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य विशेष पर काम करने के बारे में एक कार्यक्रम या रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन है। क्वेश्चन नंबर 30, बजट किस प्रकार की योजना है? तो बजट एकल उपयोगी योजना है, यानी कि जो भी बजट बनाए जाते हैं वह एक बार ही उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छी योजना के कोई 2 गुण बताइए। आंसर होगा अच्छी योजना के कोई 2 गुण है। पहला लोचशील, यानी कि योजना लोचशील होनी चाहिए। लोचशील का अर्थ होता है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संभव है या परिवर्तन किया जा सकता है। और दूसरा है सरल, योजना सरल होनी चाहिए ताकि संबंधित कर्मचारी या श्रमिक उस योजना को अच्छी तरह से समझ पाए और उस योजना को पूरा करने में अपना योगदान दे पाए। क्वेश्चन नंबर 32, संगठन से क्या आशय है? आंसर होगा किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक निश्चित व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, संगठन के कितने प्रकार हैं? कौन कौन? नाम बताइए। आंसर होगा संगठन के 2 प्रकार हैं, औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। आप इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के संगठन में अनुशासन होता है? आंसर होगा औपचारिक संगठन में अनुशासन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार के संगठन में कर्मचारी स्वेच्छा से कार्य करते हैं? आंसर है अनौपचारिक संगठन में कर्मचारी स्वेच्छा से कार्य करते हैं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में कोई भी नीति नियम योजना कानून निश्चित नहीं की हुई होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए औपचारिक संगठन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के संगठन में संचार की सोपान श्रृंखला बनाई जाती है? आंसर है औपचारिक संगठन में संचार की सोपान श्रृंखला बनाई जाती है, क्योंकि औपचारिक संगठन में कार्य करने के तरीके, कार्य करने के नियम विधि सारे निश्चित होते हैं। वहां पर यह निश्चित होता है कि संचार किस किस माध्यम से होके जाने वाला है, तो इस प्रकार वहां संचार की सोपान श्रृंखला स्वतः ही बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार के संगठन में गलतफहमी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? आंसर है अनौपचारिक संगठन में गलतफहमी या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में किसी भी कार्य करने के नीति नियम निश्चित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में गलतफहमी या भ्रम पैदा करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार के संगठन में पक्षपात नहीं होता है? आंसर है औपचारिक संगठन में पक्षपात नहीं होता है, क्योंकि वहां कार्यरत सभी व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्य निश्चित होते हैं, जिसके कारण वहां पक्षपात की संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारापन से क्या समझते हैं? आंसर है जब प्रबंधक का कार्य कार्यक्षमता से अधिक हो जाता है तब वह अपने कार्य का कुछ भाग अपने अधीनस्थों को सौंप देता है एवं साथ ही उस कार्य को करने के लिए आवश्यक अधिकार भी उन्हें प्रदान करता है, तो इसे भारापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकार के भारापन के कितने तत्व हैं? नाम बताएं। आंसर है अधिकार के भारापन के 3 तत्व हैं। पहला है अधिकार, दूसरा है उत्तरदायित्व और तीसरा है जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 41, क्या उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का भारापन किया जा सकता है? आंसर होगा नहीं, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का भारापन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्या अधिकार का भारापन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, अधिकार का भारापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43,
संगठन में अधिकार का प्रवाह किस ओर होता है? आंसर होगा संगठन में अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का प्रवाह किस ओर होता है? आंसर होगा उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, संगठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? आंसर होगा संगठन प्रक्रिया के 4 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संगठन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? आंसर है संगठन प्रक्रिया का पहला चरण कार्य की पहचान करना एवं उसका विभाजन करना है। क्वेश्चन नंबर 47, नियुक्तिकरण क्या है? आंसर है संगठन के विभिन्न रिक्त पदों को उपयुक्त व्यक्तियों या कर्मचारियों से भरना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, नियुक्तिकरण किस प्रकार के संसाधन से संबंधित है? आंसर है नियुक्तिकरण मानव संसाधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, नियुक्तिकरण के तत्व या अंग कौन कौन से हैं? आंसर है नियुक्तिकरण के तत्व या अंग है भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। ये 3 नियुक्तिकरण के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भर्ती के 2 आंतरिक स्रोतों के नाम बताइए। आंसर है भर्ती के 2 आंतरिक स्रोत है, पहला पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और दूसरा है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 51, भर्ती के 2 बाह्य स्रोतों के नाम बताइए। आंसर होगा भर्ती के 2 बाह्य स्रोत है, पहला रोजगार कार्यालय और दूसरा विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 52, किन्हीं 2 चयन प्रक्रिया का नाम बताइए। आंसर है किन्हीं 2 चयन प्रक्रिया का नाम है, पहला साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 53, प्रशिक्षण के 2 महत्व बताइए। आंसर है प्रशिक्षण के महत्व है, पहला कार्य निष्पादन में सुधार करना और दूसरा समय की बर्बादी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 54, प्रशिक्षण की 2 विधियों के नाम बताइए। आंसर है प्रशिक्षण की 2 विधियां हैं, कार्य बदली और दूसरा संयुक्त प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 55, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 56, अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की कितनी आवश्यकताएं होती हैं? आंसर है अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की सबसे बुनियादी मूल या प्रथम आवश्यकता क्या है? आंसर होगा अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की सबसे बुनियादी मूल या प्रथम आवश्यकता बुनियादी शारीरिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 58, अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की अंतिम या 5वीं आवश्यकता क्या है? आंसर होगा अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की अंतिम या 5वीं आवश्यकता आत्म प्राप्ति या स्वयं विकास की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 59, अभिप्रेरणा से क्या आशय है? आंसर है कर्मचारियों या श्रमिकों को उनकी इच्छा से ही अर्थात मनोवैज्ञानिक तरीके से ही कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को किसी कार्य करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती है, बल्कि वे अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वित्तीय अभिप्रेरणा क्या है? आंसर है जब कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वित्तीय या मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस आदि देकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उसे वित्तीय अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, अवित्तीय अभिप्रेरणा क्या है? आंसर है जब कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अवित्तीय प्रोत्साहन जैसे नौकरी की सुरक्षा, उनको सम्मानित करके आदि द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उसे अवित्तीय अभिप्रेरणा कहा जाता है। अवित्तीय अभिप्रेरणा में कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें सम्मान दिया जाता है और उन्हें कार्य के दौरान बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें कार्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, एक अच्छे नेता के कोई 2 गुण बताइए। आंसर है एक अच्छे नेता के कोई 2 गुण है, पहला आत्मविश्वासी, नेता में आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए और दूसरा है दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 63, संप्रेषण के कितने प्रकार है, नाम बताइए। आंसर है संप्रेषण के 2 प्रकार है, औपचारिक संप्रेषण और दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 64, अंगूरी लता संप्रेषण किस प्रकार का संप्रेषण है? आंसर है अंगूरी लता संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रभावी संप्रेषण की किन्हीं 2 बाधाओं का नाम बताइए। आंसर है प्रभावी संप्रेषण की बाधा है, पहला अर्थ संबंधी बाधा, यदि संदेश के अलग अलग अर्थ निकलते हों, और दूसरा है संदेशों की गलत व्याख्या, यदि संदेश की या संचार की व्याख्या ही गलत कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 66, संदेश वाहन में न्यूनतम कितने पक्षकार होने चाहिए? आंसर है संदेश वाहन में न्यूनतम 2 पक्षकार होने चाहिए।
एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छे संप्रेषण के कोई दो गुण बताइए। आंसर है अच्छे संप्रेषण के दो गुण है, पहला स्पष्टता, संदेश स्पष्ट होनी चाहिए, और दूसरा प्रतिपुष्टि, यानी कि संदेश का जो फीडबैक है, जो उत्तर है वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, नियंत्रण की दो तकनीकों का नाम बताइए। आंसर होगा नियंत्रण की दो तकनीक है, पहला बजटीय नियंत्रण और दूसरा अनुपात विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 69, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। आंसर है नियंत्रण पीछे की ओर देखता है क्योंकि यह पहले निश्चित किए गए मानकों एवं वास्तविक रूप में संपन्न हुए कार्यों की तुलना करने के लिए पिछले किए गए कार्यों की समीक्षा करता है, तो इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। क्वेश्चन नंबर 70, वित्तीय प्रबंध के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए। आंसर है वित्तीय प्रबंध के किन्हीं दो उद्देश्य हैं, पहला लाभ में वृद्धि करना, लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही वित्तीय प्रबंध का कार्य किया जाता है, और दूसरा है उचित लागत पर कोष उपलब्ध कराना। संगठन को कोष की आवश्यकता होती है और वित्तीय प्रबंधक उचित लागत पर संगठन को कोष उपलब्ध कराते हैं, तो इस प्रकार ये दो उद्देश्य वित्तीय प्रबंध के हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वित्तीय प्रबंध के कोई दो कार्य बताइए। आंसर है वित्तीय प्रबंध के दो कार्य हैं, पहला वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना और दूसरा पूंजी संरचना का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 72, वित्तीय निर्णय के अंतर्गत एक वित्तीय प्रबंधक को कितने प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। आंसर है वित्तीय निर्णय के अंतर्गत एक वित्तीय प्रबंधक को 3 प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, पहला निवेश निर्णय, दूसरा वित्तीय निर्णय और तीसरा लाभांश निर्णय। क्वेश्चन नंबर 73, स्थायी पूंजी से क्या समझते हैं। आंसर है स्थायी पूंजी से आशय उन कोषों से है जो दीर्घ अवधि संपत्तियों में निवेश किए जाते हैं, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र व मशीन आदि। स्थायी संपत्तियों के क्रय, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास आदि में निवेशित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 74, स्थायी पूंजी के किन्हीं दो स्रोतों के नाम बताइए। आंसर होगा स्थायी पूंजी के दो स्रोत है, पहला स्वामित्व पूंजी और दूसरा लाभ का पुनर्निवेश। क्वेश्चन नंबर 75, स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो घटकों के नाम लिखें। आंसर है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले दो घटक हैं, व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के उत्पादन तकनीक का चयन। क्वेश्चन नंबर 76, कार्यशील पूंजी क्या है। आंसर है चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कार्यशील पूंजी के दो महत्व बताइए। आंसर है पहला कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है और दूसरा उद्यम की तरलता एवं शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो घटकों के नाम बताइए। आंसर है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले दो घटक हैं, व्यवसाय की प्रकृति और दूसरा व्यवसाय का आकार। क्वेश्चन नंबर 79, व्यवसाय की स्थायी दीर्घकालीन जरूरतों को किस पूंजी से पूरा किया जाता है। आंसर है व्यवसाय की स्थायी दीर्घकालीन जरूरतों को स्थायी पूंजी से पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, व्यवसाय की अल्पकालीन जरूरतों को किस पूंजी से पूरा किया जाता है। आंसर है व्यवसाय की अल्पकालीन जरूरतों को कार्यशील पूंजी से पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन व्यवसाय का जीवन रक्त है। आंसर है व्यवसाय का जीवन रक्त पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 82, विपणन को परिभाषित करें। आंसर है विपणन एक व्यापक सामाजिक क्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को विभिन्न वितरण माध्यमों द्वारा उचित मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराकर ग्राहकों या उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, विपणन प्रबंध क्या है। आंसर है विपणन प्रबंध संपूर्ण व्यावसायिक उपक्रम की विपणन संबंधी सभी क्रियाओं को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 84, विपणन प्रबंध की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर है विपणन प्रबंध की अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, विपणन प्रबंध के दो उद्देश्य बताइए। आंसर है विपणन प्रबंध के दो उद्देश्य हैं, पहला मांग का सृजन करना और दूसरा उपभोक्ता संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 86, विपणन के किन्हीं दो कार्यों को बताइए। आंसर है विपणन के दो कार्य हैं, पहला विनिमय कार्य और दूसरा उत्पाद नियोजन। क्वेश्चन नंबर 87, विपणन मिश्रण से क्या आशय है। आंसर है विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों के योग को विपणन मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, बेसिक मार्केटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी।
आंसर है बेसिक मार्केटिंग नामक पुस्तक ईजे मैकार्थी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 89, विपणन मिश्रण के 4 तत्वों के नाम बताइए, जिसे 4P भी कहा जाता है। आंसर है विपणन मिश्रण के 4 तत्व यानी कि 4P है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, मूल्य यानी कि प्राइस, स्थान प्लेस और संवर्धन प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 90, एक अच्छे ब्रांड के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आंसर है एक अच्छे ब्रांड की 2 विशेषता है। पहला सूक्ष्म नाम, उस उत्पाद का उस ब्रांड का नाम सूक्ष्म होना चाहिए, और दूसरा है सरल उच्चारण, ब्रांड का जो नाम है उसका उच्चारण सरल होना चाहिए, इजी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, अच्छे पैकेजिंग की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आंसर है अच्छे पैकेजिंग की 2 विशेषता है। पहला सुरक्षा, पैकेजिंग की पहल सुरक्षा, और दूसरा है पहचान। क्वेश्चन नंबर 92, व्यक्तिगत विक्रय क्या है। आंसर है विक्रय के उद्देश्य से संभावित ग्राहकों के साथ मौखिक बातचीत एवं उत्पाद व सेवा का प्रस्तुतिकरण द्वारा विक्रय ही व्यक्तिगत विक्रय है। क्वेश्चन नंबर 93, विक्रय संवर्धन क्या है। आंसर है विक्रय संवर्धन से आशय उन सभी क्रियाओं, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार को छोड़कर से है जो बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, विज्ञापन के किन्हीं 2 माध्यमों का नाम बताइए। आंसर है विज्ञापन के 2 माध्यम है, पहला समाचार पत्र विज्ञापन और दूसरा डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 95, विज्ञापन के कोई 2 उद्देश्यों को बताइए। आंसर है विज्ञापन के 2 उद्देश्य हैं, पहला नवनिर्मित वस्तुओं की मांग उत्पन्न करना और दूसरा वस्तुओं के मूल्य के संबंध में जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 96, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को संसद में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 97, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों को निपटान के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र कौन कौन से हैं। आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों को निपटान के लिए 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र हैं, पहला जिला मंच, दूसरा राज्य आयोग और तीसरा राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 99, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला मंच एवं राज्य आयोग कितने रुपये से संबंधित विवादों का निपटारा कर सकते हैं। आंसर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला मंच 1 करोड़ रुपये तक के विवादों का निपटारा कर सकते हैं और राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच तक के विवादों का निपटारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय आयोग कितने रुपये से संबंधित विवादों का निपटारा कर सकते हैं। आंसर होगा राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक रुपये से संबंधित विवादों का निपटारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी क्लास 12 के पूरे सिलेबस से टोटल 100 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को जाना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इसके अंदर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, याद कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।